गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हम कर रहे चैप्टर फर्स्ट। इसके हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे चौथा और 5वां। ये दोनों शॉर्ट हैं, बाकी इम्पोर्टेंट भी हैं। जो हम आज क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। 2017, 18, 13 और 14 जो दोनों क्वेश्चन हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, तो करते हैं इनको डिस्कस। क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक पुष्टि के विकास के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। अथवा शारीरिक पुष्टि के विकास में मुख्य विधियों के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दोनों दो तरह से पूछा जा सकता है, सिद्धांत है और विधियां या सिद्धांत, किसी भी उसमें पूछा जाए। तो शारीरिक पुष्टि के विभिन्न प्रमुख सिद्धांत और विधियां निम्नलिखित है। नंबर 1, गरमाना। शरीर के लिए गरमाना आवश्यक है क्योंकि गरमाना खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की तैयारी का करना होता है। गरमाने से काफी हद तक चोटों से बचा जा सकता है। आपको पता होगा कि खेल से पहले बेटा शरीर को वार्म अप होता है, वार्म अप का मतलब गरमाना होता है, जिससे जो खेलों में लगने वाली चोटें हैं उनसे बचा जा सकता है। इसलिए प्रशिक्षण और खेल प्रतियोगिताओं में गरमाने की प्रक्रिया की जाती है। गरमाना का प्रारंभ में धीमी गति से दौड़ना होता है, उसके बाद खिंचाव वाले व्यायाम करने होते हैं। व्यायाम से नाड़ी की गति और शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यानी धीरे धीरे दौड़ते हैं, फिर हम अपने शरीर को और एक्सरसाइज द्वारा स्ट्रेचिंग बोलते हैं इसको करते हैं बेटा, जिससे हमारे शरीर और नाड़ी गति बढ़ जाती है और शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हम खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नंबर 2 है नियमितता का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के लिए के विकास हेतु पूरा कार्यक्रम नियमित रूप से करना चाहिए, यानी पूरे नियम से और नियमित डेली। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास नहीं करता तो उसके शरीर का आकार ठीक नहीं होता, यानी उसका शरीर का आकार ठीक नहीं होता और उसकी शारीरिक पुष्टि में भी धीरे धीरे कमी आ जाती है और जो शरीर की जो उसकी पुष्टि है उसमें भी कमी आ जाती है। इसलिए हमें व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। अगला बेटा अति भार का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए अति भार के सिद्धांत को अपनाना अति आवश्यक है। अति भार का सिद्धांत अपनाने के लिए लंबी दूरी के दाव धीरे धीरे दूरी की बढ़ोतरी करते रहते हैं, यानी जो लंबी दूरी के दाव है वो ये नहीं है कि एक ही समय में लंबी दूरी तय कर ले, वो धीरे धीरे अपना स्टेमिना भी और अपनी दूरी को भी बढ़ाते हैं। अति भार के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक अनुकूलन न हो तब तक अधिक भार नहीं करनी चाहिए, यानी सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो तब तक इस तरह से अति भार नहीं करना चाहिए। यानी जो भी हमारा लक्ष्य है उसको बिना प्रशिक्षण के, बिना गरमाए और बिना नियमितता के नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है बेटा। फिर है कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन भी गरमाने की तरह शरीर की एक प्रक्रिया है। किसी भी प्रतियोगिता और प्रशिक्षण के बाद यह क्रिया की जाती है, यानी कूलिंग डाउन बेटा शरीर को कूल करना। हम कोई भी प्रतियोगिता करते हैं उससे पहले अपने शरीर को गरमाते हैं, फिर हम अपनी प्रतियोगिता लड़ते हैं, उसके बाद हम अपने शरीर को क्या करते हैं, कूलिंग डाउन। ये भी इसी के एक सिद्धांत में आता है। अगला पॉइंट है उचित आराम। शारीरिक पुष्टि के कार्यक्रमों के दौरान
बाद में उचित आराम लेना चाहिए। यदि ऐसा न किया जाए तो व्यक्ति की कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। यानी अगर आराम नहीं करते हैं तो उसकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। इसके साथ साथ उसकी गति में भी कमी आना स्वाभाविक है। यानी जो उसकी गति है कार्य करने की है या खेल में गति है, उसमें कमी आ जाती है। उचित आराम न लेने की अवस्था में व्यक्ति की योग्यता के कार्यक्रमों में रुचि कम होने लगती है। यानी अगर आराम शरीर को नहीं मिलेगा तो जो उसकी प्रतियोगिता में रुचि है वो भी कम हो जाएगी और जो उसकी खेल के अंदर उसका प्रदर्शन है वो भी कम हो जाएगा। नंबर 6 पॉइंट है सामान्य से जटिल का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए जो भी व्यायाम या क्रियाएं करने के लिए करें वे सभी सामान्य से जटिल सिद्धांत के आधार पर होने चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य ये बेटा कि पहले सामान्य करें, धीरे धीरे उसको जटिल में कठिन एक्सरसाइज है उसमें करते चले जाए। अर्थात सबसे पहले सामान्य और बाद में कठिन और जटिल व्यायाम करना चाहिए। नंबर 7 है प्रतियोगिताओं का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए प्रशिक्षण की प्रतिशील सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। शारीरिक पुष्टि के विकास के लिए प्रशिक्षण की प्रगतिशील यानी उसमें लगातार बढ़ोतरी हो, प्रगति हो, उसके सिद्धांत का पालन हमें करना चाहिए। जब भार को जल्दी जल्दी बढ़ाया जाता है तो उसकी प्रगति के विकास बजाय अवनति होने लगती है। यानी अगर हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी इस चीज को बढ़ाते हैं तो उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी बल्कि घटोतरी होगी, अवनति होगी। इसलिए प्रगति करने हेतु भार को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए ताकि शारीरिक पुष्टि का संतुलित विकास होता रहे। यानी जो भी कार्य करते हैं उसको नियतिबद्ध से और धीरे धीरे करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नंबर 8 पॉइंट है विभिन्नता का सिद्धांत। शारीरिक पुष्टि के विकास हेतु विभिन्नता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। व्यायाम में विभिन्नता होने से रुचि को अधिक बढ़ावा मिलता है और रुचि से किया गया कार्य शारीरिक पुष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बेटा हम रुचि इंटरेस्ट लेके अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमें बढ़ोतरी मिलती है जो भी कार्य हम करते हैं। तो इसलिए जो शारीरिक पुष्टि है उसके लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन था, शारीरिक पुष्टि विकास और सिद्धांत कौन कौन से हैं वर्णन कीजिए। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, शारीरिक पुष्टि के विकास में कौन कौन के साधन कौन कौन से हैं वर्णन कीजिए। या फिर है शारीरिक योग्यता या पुष्टि के विकास हेतु एरोबिक्स क्रियाओं का वर्णन कीजिए। या शारीरिक पुष्टि में एरोबिक्स गतिविधियां कैसे सामान्य होती हैं वर्णन कीजिए। हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। पहला पॉइंट है बेटा खेलकूद में भागीदारी। खेलों में भाग लेने का सबसे मुख्य लाभ शारीरिक पुष्टि का विकास होता है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि अनेक अंग होते हैं और प्रत्येक खेल में इनका अलग अलग मात्रा में विकास होता है। जैसे ऐसे खेल जिसमें नियंत्रण गतियां होती हैं, जैसे तैरना, दौड़ना, इसमें फेफड़ों, हृदय की कुशलता में भी वृद्धि होती है।
यानी जो हम खेलों में बेटा भागीदारी लेते हैं, इनका अलग अलग हमारे शरीर को जो भी विकास है वो अलग अलग तरह से होते हैं। तो जिस तरह का हम खेलते हैं, जैसे दौड़ते हैं या तैरते हैं, तो उसमें शरीर का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इससे फेफड़ों और हृदय में कार्यकुशलता होती है। जो हमारा हृदय है और फेफड़े हैं, उसमें कार्यकुशलता बढ़ती है, यह कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। दूसरे जैसे जिम्नास्टिक में अगर हम करते हैं तो हमारे शरीर की लचक बढ़ती है। तो खेलकूद के क्षेत्र में शारीरिक पुष्टि विकास करने में के लिए अनेक कारक हैं। नंबर 2, वजन और भार प्रशिक्षण, वेट लिफ्टिंग। अगर वजन या भार प्रशिक्षण शारीरिक पुष्टि का महत्वपूर्ण साधन है। वजन या भार प्रशिक्षण से अभिप्राय उन व्यायामों और कसरतों से है जो हमारे शरीर के लिए विशेष मांसपेशियों को मजबूत और शक्तिशाली बनाता है, यानी हमारे शरीर की जो मांसपेशियां उनको मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। यह प्रशिक्षण बारबेल्स की सहायता से किया जाता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों को अनुकूलन होता है, यानी यह प्रशिक्षण से हमारे जो शरीर की विभिन्न भाग हैं उनको अनुकूल बनाता है। नंबर 3 है सर्किट या परिधि प्रशिक्षण। सर्किट प्रशिक्षण बहुत प्रभावशाली और लोकप्रिय व्यायाम है। यह प्राय शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी जो ये व्यायाम होता है ये हमारी शक्ति और हमारी सहनशीलता को बढ़ाता है। सन 1957 में मॉर्गन तथा एंडरसन ने सर्किट प्रशिक्षण को प्रारंभिक रूप से विकास किया है। मॉर्गन या एंडरसन के अनुसार सर्किट प्रशिक्षण एक ऐसी विधि है जिससे विभिन्न व्यायामों को यंत्रों से निश्चित मात्रा में किया जा सकता है, यानी हम बिना यंत्रों के भी इन व्यायामों को कर सकते हैं। सर्किट प्रशिक्षण पर प्रभावी ढंग से किया जाने वाला व्यायाम जो शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाता है। तो ये ऐसा व्यायाम है जो काफ़ी लोकप्रिय है और इसमें बिना यंत्रों के भी हमारे शरीर की शक्ति को बढ़ाता है। एरोबिक्स क्रियाएं, शारीरिक पुष्टि के साधन के रूप में एरोबिक्स क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। शारीरिक पुष्टि के विकास की विभिन्न एरोबिक्स क्रियाएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है जॉगिंग। जॉगिंग एक व्यायाम क्रिया है। जॉगिंग से तात्पर्य है कि धीरे धीरे आराम से दौड़कर शरीर को गरमाना। सभी को पता होगा कि जॉगिंग है धीरे धीरे अपने शरीर को दौड़कर गरमाना। जॉगिंग गरमाने के सबसे बढ़िया ढंग है। इससे हमारे शरीर की सभी प्रणालियां अच्छे ढंग से कार्य शुरू कर देती है, यानी जो हमारे शरीर की प्रणाली है वो सही ढंग से कार्य कर देती है। नंबर 2 है साइकिलिंग। साइकिलिंग भी एक व्यायाम तथा अव्ययी क्रिया है, यानी एरोबिक्स में भी आती हैं। इससे हृदय और फेफड़ों में की कुशलता में वृद्धि होती है, यानी हमारे फेफड़े और हृदय अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। कार्य कुशलता, शक्ति, सहनशीलता के लिए भी साइकिलिंग करना बहुत आवश्यक है, यानी जो हमारी शरीर की शक्ति है और सहनशीलता है इसके लिए भी बहुत आवश्यक है। इसका अभ्यास यदि प्रतिदिन नियमित रूप से किया जाए तो शारीरिक पुष्टि का विकास भली भांति किया जा सकता है।
तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, लयबद्ध व्यायाम, यानी लयबद्ध तरीके से किया गया व्यायाम। इस प्रकार के व्यायाम लय के साथ किए जा सकते हैं, जैसे लेजियम, डंबल, जिम्नास्टिक या ग्राउंड फ्लोर व्यायाम या लोक नृत्य। ये बेटा लयबद्ध का है, यानी म्यूजिक पे भी हो सकते हैं और जैसे बैंड पे भी हो सकते हैं और काउंटिंग पे भी हो सकते हैं। इस प्रकार के व्यायाम, लयबद्ध व्यायाम शारीरिक पुष्टि का विकास करते हैं। ऐसे व्यायामों में थोड़ी थोड़ी सहनशीलता का विकास होता है, इसलिए अधिक लचक और तालमेल संबंधी योग्यताओं का विकास भी होता है। लयबद्ध या तालबद्ध के उदाहरण हैं आगे मुड़ना, पीछे मुड़ना, एक स्थान पर दौड़ना और चिटअप और स्टप अप, बार बार में मुड़ना आदि, यानी आगे पीछे एक स्थान पर दौड़ना, एक साइड में झुकना, दूसरी साइड में झुकना, पीछे देखना, इस तरह से लयबद्ध व्यायाम होते हैं, जो कि आपको बताया है लेजियम होते हैं, डंबल्स होते हैं और जिम्नास्टिक और ग्राउंड फ्लोर के, ये लयबद्ध व्यायाम के रूप में आते हैं। तो आज ये हमारा बेटा 2 क्वेश्चन हो गए हैं, 4th और 5th। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। और कल बेटा 8th और 9th चैप्टर का टेस्ट है, तो उसकी तैयारी कर लें। 2 लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, एक 8th से, एक 9th से, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देंगे। तो इस चीज़ की तैयारी करें। मिलते हैं